नमस्कार। मेरी उत्सुकता थी कि मैं निरंतर आपके बीच विषयों को लेकर उपस्थित रहूं, पर अपरिहार्य कारणों से ऐसा नहीं हो सका। चलिए, एक नई शुरुआत, एक नए विषय के साथ। हालांकि ये विषय आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन मैं श्रृंखला के रूप में इस पर डिस्कशन करना चाहूँगा। छोटे छोटे कुछ एंगल्स हैं जो शायद आपसे छूटे हुए हैं। मैं अभी एक अखबार देख रहा था, इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा अखबार है, बिजनेस स्टैंडर्ड। इसमें एट ग्लांस करके पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। ये फैक्ट इस प्रकार हैं: 1400 इजरायली मारे गए, 8005 पैलेस्टीनियंस गाजा में मारे गए, 116 पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक में मारे गए, 5431 यानी 5431 नंबर्स ऑफ इजरायलीज जो हैं वो इंजर्ड हुए, 20,242 नंबर ऑफ पैलेस्टीनियंस गाजा में घायल हुए हैं, 2000 पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक में घायल हुए हैं, 2,50,000 इजरायली डिस्प्लेस हुए हैं। नंबर ध्यान रखिएगा, 2,50,000 इजरायली विस्थापित हुए हैं, 1.4 मिलियन यानी 14 लाख पैलेस्टीनियन गाजा से डिस्प्लेस हुए हैं यानी विस्थापित हुए हैं, 239 सोल्जर्स और सिविलियंस गाजा में होस्टेज किए गए, बंधक बनाए गए हैं, 4 अभी केवल रिलीज किए गए हैं, और 27,781 रेजिडेंशियल यूनिट्स जो हैं वो गाजा में डिस्ट्रॉय की गए हैं, यानी इतनी बस्तियों का ध्वंस किया गया है। ये आंकड़े किसी हर्ष का विषय नहीं हो सकते, उन्माद का भी विषय नहीं होने चाहिए। विषय ये विचार का है कि इनका दोष क्या था। क्या युद्ध इनकी मंशा में निहित था या युद्ध इन पर थोपा गया? क्या युद्ध इनकी सुरक्षा के लिए हो रहा है या युद्ध इनके समक्ष एक अस्तित्व के संकट को उत्पन्न करने और उस संकट से बचने के लिए इन्हें डेथ टोल अदा करने के लिए हो रहा है? और एक सवाल इसी क्रम में कि ये युद्ध लड़ कौन रहा है और लड़ा कौन रहा है। थोड़ा बैक फ्लैश में चलें तो यह समझने की कोशिश हमें और आपको करनी होगी कि 1945 में विश्व युद्ध के दौरान जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे तो दुनिया को ये संदेश दिया गया था कि अब कोई सुरक्षित नहीं है। विश्व सुरक्षित रहे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रगति करे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी वर्ष की गई। उद्देश्य था कि हिरोशिमा और नागा जैसी युद्ध विभीषिकाओं की पुनरावृत्तियां भविष्य में न होने दी जाएं। हुई भी नहीं। ऐसा न होना संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता थी अथवा दुनिया की वे सभी शक्तियां स्वयं के अंदर असुरक्षित होने का भय महसूस करने लगी थीं, क्योंकि परमाणु बम तो कोई भी चला सकता है, किधर से भी चल सकता है, किसी पर भी गिर सकता है। यह सुरक्षा के लिए नहीं, असुरक्षा के लिए ही सही अर्थों में निर्मित हुआ। अब क्या था ये आपको तय करना है, परंतु युद्ध तो हुए, और ये युद्ध सामान्य स्तर के, सामान्य से लघु स्तर के या सामान्य से उच्च स्तर के भी थे, जिनमें व्यापक पैमाने पर मानव हानियां हुईं। इतने व्यापक पैमाने पर कि विश्व युद्ध की विभीषिकाएं इतिहास के झरोखों से झांकती हुई स्वयं के होने का बारंबार हम सभी को एहसास कराती रहीं। हम जागे या सोए रहे, हमने उन झरोखों से झांकते हुए इतिहास के उन अध्यायों को, जो हमें सदैव बैक फ्लैश में जाकर के इतिहास को देखते रहने की हिदायत देते हैं, हमें इस बात के लिए विवश करते हैं कि हम अतीत को ना भूलें और
एक ऐसे वर्तमान का, एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जो शांति और प्रगति का रास्ता सुनिश्चित करता हो। बहरहाल इज़राइल और फ़लस्तीन में जो हो रहा है उससे यह सवाल तो सभी के मन में आता ही होगा कि युद्ध रुकते क्यों नहीं हैं। इसलिए कि जनता की सुरक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हैं, अथवा इसलिए कि एक खास शासक वर्ग अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सत्ता की रक्षा के लिए ऐसे युद्धों को अनिवार्य बना रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स की मांग है या फिर जियो फिजिक्स की अथवा जियो इकोनॉमिक्स की, यह सुनिश्चित करना होगा। और यह मैक्रो और माइक्रो दोनों ही लेवल पे अध्ययन के बाद ही तय किया जा सकता है। सामान्य शब्द या सामान्य निष्कर्ष के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। प्रायः जिनके लिए युद्ध किया जाता है वे युद्ध नहीं चाहते होते हैं, और जिन पर युद्ध थोपा जाता है वो चाहे अनचाहे युद्ध के मूल्य तो अदा करते हैं, लेकिन युद्ध उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। एक बात यहाँ पर और है, वो ये कि कई बार जियोपॉलिटिक्स या जियो डिप्लोमेसी की पुस्तकों में एक शब्द आता है ग्रेट गेम, यानी ये जो इस प्रकार के युद्ध हैं दे आर ग्रेट गेम्स प्लेड बाय द सुपर पावर्स। यह भी सवाल उठता है कि वह कौन सा थिंक टैंक है, कौन सा बुद्धिजीवी समुदाय है जो इनको ग्रेट गेम्स के नाम के अंतर्गत परिभाषित करता है, उल्लिखित करता है, जिसमें संपूर्ण मानवता खतरे में पड़ी दिख रही हो। इन सभी के प्रश्नों के क्रम में एक यह बेढंगा सवाल आपको लगेगा, लेकिन ये है। अगर बुद्धिजीवियों का कोई कबीला इस प्रकार की परिभाषाएं दे रहा है तो उनको हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें स्वीकार लेना चाहिए कि ये ग्रेट गेम्स हैं, या हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह एक वैश्विक समुदाय के खिलाफ मनोवैज्ञानिक, मनोदैहिक और एक आर्थिक षड्यंत्र है जो हमारे ऊपर निरंतर थोपा जा रहा है, और हम इससे बचने का कोई रास्ता खोज पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। बहरहाल इन संदर्भों में हमें भारत की प्रासंगिकता, हमें भारत की उपयोगिता, हमें भारत की सहिष्णुता, हमें भारत का ज्ञान, हमें भारत का विज्ञान, हमें भारत की संस्कृति की ओर देखना होगा, क्योंकि भारत ये कहता है कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का युग है, ये संघर्ष का नहीं सहअस्तित्व का युग है। फिर भी हम सहअस्तित्व की बजाय एक ऐसे संघर्ष की ओर प्रस्थान कर गए हैं जिसमें कल्याण, प्रगति और डेफिसिट के बगैर विकास की राह संभव नहीं लगती। इसलिए आपको ये बार बार विचार करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये विश्व आपका है, दुनिया आपकी है और आपके लिए है, किसी सत्ता या शक्ति विशेष के लिए नहीं। थैंक यू।